आज के इस प्रोग्राम में मंच पर विराजमान समस्त समाजों के बहुत ही बुद्धिजीवी मंचासीन अतिथि, सामने बैठे हुए दोस्त समाज के मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों और युवा साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग आएगा और उस कलयुग के अंदर जो संगठन में रहेगा उसकी शक्ति रहेगी। आज जो कुछ भी परिवेश बना हुआ है, आपके संगठन की शक्ति को तोड़ने के षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुट्ठी भर दृढ़ संकल्पवान लोग अगर चाहे तो इतिहास की धारा बदल सकते हैं। और आप तो इस दोस्त के माध्यम से इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। पशुपालक इस समाज का, डीएनटी समाज का धन्यवाद देता हूं लाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने नेताओं की नींद को हराम कर दिया है। विरोध आप लोगों का नहीं है, विरोध उन लोगों की खिसकती हुई जाजम का है। विरोध उन लोगों के जो ऐशो आराम के ऊपर चोट होने वाली है, जो वर्षों से आपके हक की मलाई जो खा रहे हैं, आपके हिस्से का जो खा रहे हैं, और अपने हिस्से के लिए आप जब उठ खड़े हुए हो इस डीएनटी के बैनर के तले, लाल सिंह जी और उसकी पूरी टीम ने आपको जो जगाया है, विरोध उस बात का है। विरोध इस बात का नहीं है कि ये लाल सिंह जी कल को डीएनटी के मार्फत अपनी राजनीति करेंगे। विरोध इस बात का है कि ये डीएनटी का कुनबा तैयार होकर के हमारे 78 साल के स्वार्थ के ऊपर चोट पहुंचाएगा। विरोध इस बात का है। राजनीति क्यों नहीं करेंगे? मंच क्यों नहीं बनाएंगे? आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्या इस डीएनटी समाज के लिए हमारे हिंदुस्तान का संसद कमजोर पड़ गया, जिन्हें 78 वर्षों के अंदर आप लोगों को अपने हक और अधिकार देने के लिए समय नहीं मिला? कितने नपुंसक होंगे वो लोग जिन्होंने आपकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके आने वाली पीढ़ी के तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इससे पहले कभी मांगा नहीं था। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास में कोई मांगने वाला आना चाहिए। मैं नमन करता हूं उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने अगर हिंदुस्तान का यह संविधान बना करके आप लोगों के अधिकार उसके अंदर अगर निहित नहीं किए होते, तो क्या आज लाल सिंह जी का यह मंच आपको कुछ दिलवा पाता, या संघर्ष करने के बाद में भी आपकी आशाएं फलीभूत होती? कतई नहीं होती। इसलिए मैं नमन करता हूं उस बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर को, जिन्होंने इस हिंदुस्तान का संविधान बनाते समय आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। नींद में हम सोए हुए थे, हमारे पुरखे अनपढ़ थे, हम लोग देरी से जागे, और उस देरी से जागने का परिणाम यह हुआ कि हमारे जागने से पहले हमारी जितनी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वो लोग ये नहीं चाहते कि जो व्यवस्थाएं आज हमारे हाथों में आ गई, उस व्यवस्था के ऊपर ये दूसरे लोग आकर के कोई कब्जा कर ले। साथियों, इस देश के ऊपर कब्जा आज मात्र 15% लोगों का है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश का 85% जनमानस आज भी पीड़ा से ग्रसित है, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हुआ समाज है। और उनकी पीड़ाओं को उजागर करने के लिए
इस दोस्त के माध्यम से और डीएनटी के माध्यम से जो ये संघ और संगठन बनाया है और इसके साथ में जुड़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। उन लोगों को पता है कि अगर ये दोस्त की 150 जातियां एक संगठन के नीचे आ गई, उस दिन हमारी सत्ता हाथ से खिसक जाएगी। इसलिए साथियों, आपके विरोध करने वालों की तरफ दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाइए उस जगह जो आपके साथ में जुड़ने वाले लोग हैं, आपके अपने भाई हैं, उनको समझाइए। हम किसी नेता का यहां विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति या मंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे अधिकारों की बात करते हैं और हमारे अधिकारों की बात करते हुए अगर हमारे संगठन को तोड़ने के लिए कोई झूठे भ्रम फैलाए जाते हैं तो मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, अपने घरों की तरफ जाओ। जब उन लोगों को कहना और सोशल मीडिया पे झूठी बातें फैलाने वालों को लिखना कि आप लोग इस डीएनटी और दोस्त से पहले तुम्हारी औकात और क्षमता है, तो अपने नेताओं से कह करके हमारे अधिकारों की तरफ ध्यान दे दो। हमारे अधिकारों की जो आवश्यकता है, हमको जो आवश्यकता है, हमारी जो मांगे हैं, वो मांगे स्वीकार कर ले, वरना समय आ रहा है। ये 2-2.5 साल का समय गुजरते हुए समय नहीं लगेगा और ये 3-4 महीने के बाद में आपके पास में बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल कर लेना। अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं, डीएनटी की 11 सूत्री मांगों को अगर नहीं मानते, अगर वाकई मनुष्य हो, स्वतंत्र हिंदुस्तान के नागरिक हो और मानसिकता से अगर गुलाम हो, तो फिर आपकी आप जानो। लेकिन 4 महीने के अंदर इनकी नींद प्रथम बार हराम करने का वक्त आपके पास में आएगा। अभी जिला परिषदों के, पंचायत समिति सदस्यों के, सरपंचों के, वार्ड पंचों के चुनाव आएंगे। दिखा दो इन लोगों को, पार्टियां साफ कर लो इनका, ताकि कम से कम ये आगे के लिए सावचेत हो जाए। आगे के लिए सावचेत करना है तो नवंबर दिसंबर में जो पंचायत राज के जो चुनाव आ रहे हैं, झटका मार दो। और लोकतंत्र का कायदा है कि अगर आपने वोट की चोट कर ली तो इनकी नींदें हराम हो जाएगी, और अगर ये वोट की चोट आपने नहीं की तो आपस में लड़ते रहना, सोशल मीडिया के ऊपर लिखते रहना, संघर्ष करते रहना। इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि छोटे मोटे फायदे इनको पकड़ा करके इनको बांट देंगे, क्योंकि 150 समाज है, सारे के सारे एक जाजम पर आने में 78 वर्ष हो गए, अभी तक नहीं आए हैं, तो अब ये क्या आएंगे। लेकिन मैं इन सरकारों को आगाह कर देना चाहता हूं, मुगालते में नहीं रहे। ये खम्मा घड़ी करने वाली एकमात्र जात बची थी और वो जात भी हाथ से अब चली गई है। ये लाल और सफेद पहनावा पहनने वाली जात जो खूब गुलामियां की, SC ST ने तो उनसे पीछा छुड़ा दिया। ओबीसी का कोई सलाम नहीं करता, लेकिन ओबीसी के अंदर एक ऐसी भोलेनाथ की समाज जो आज दिन तक उनकी गुलामी करती आई है, वो अपने आप को भोलेनाथ की संतान कहती है। और उसको सिर्फ कितना था आवश्यकता, उन्होंने सिर्फ इतनी ही समझी कि हमारे को तो 2 वक्त की रोटी खानी है। अरे नहीं, वो समय बीत गया। 2 वक्त की रोटी करते करते हमारे बच्चों की यह स्थिति कर ली कि आज हमें रोडों के ऊपर जेल भरने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, अरे हमारे नेताओं की मानसिकता अगर सही हो, लोकतंत्र के अंदर वो विश्वास करते हो, आपकी अगर इज्जत करते हो, वोटों की अगर वो इज्जत करते हो, तो जिस तरह से EWS का 10% आरक्षण बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी धरना प्रदर्शन के
नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में केंद्र के अंदर दे दिया। किसी को एक नाखून कटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, रोड के ऊपर आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? उसका कारण यह है, पढ़े लिखे अधिक होंगे लेकिन उनके अंदर एकता है। पढ़े लिखे आपके अंदर भी बहुत है, आप उन पढ़े लिखों से भी ज्यादा अनुभवशील हो, ज्यादा समझदार हो, लेकिन आपके अंदर बिखराव है और वो बिखराव आपको अपने बच्चों का हक नहीं देने देता। इसलिए इस बिखराव को मेट दो। और सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र के अंदर एक, जिन लोगों ने मुखर होकर के नेताओं के सामने प्रश्न करना चालू कर दिया, आप एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, ये दो व्यक्ति जहां पर भी कहीं पर भी आपकी मीटिंगों में आ जाए, आपके गांवों में आ जाए, कई सभा में आ जाए, नौजवान साथियों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुखर होकर के इनको कड़वी बात सुनाना चालू कर दो कि आपने हमारे वोट लिए, चाहे वो किसी भी जात का एमएलए हो, उनसे ये प्रश्न करना चालू करो कि क्या आपने विधानसभा के अंदर हमारे डीएनटी के मुद्दे के बारे में कोई बोला है? तो आप वोट के हकदारी है, वरना आप वोट के हकदारी नहीं है। उनकी नींद स्वतः ही उड़ जाएगी। लेकिन हम उस वक्त ढोल मालाएं लेकर के हमारे समाज के कुछ चंद चापलूसों की वजह से हम उनका स्वागत करने के लिए आतुर हो जाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं साथियों, जिस दिन हमारा काम नहीं करने वाले इन एमएलए एमपीओ के कपड़े खींचने आपने अपनी मीटिंगों के अंदर चालू कर दिए, ये दोबारा आपकी मीटिंगों में नहीं आएंगे जब तक आपका काम नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले की घटना में पाली जिले की बताता हूं। एक ही पार्टी का नेता, उसी पार्टी के मुखर लोग, उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद उनको वहां से भागना पड़ा और उस गांव की सारी सुविधाएं खत्म कर दी। लेकिन जो ही लोगों के अंदर उबाल चालू हो गया, पूरा गांव एक हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उस गांव की सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एकता बहुत बड़ी चीज दी है। जिस दिन आप मुखर हो जाओगे, अपने अधिकार के लिए बोलना सीख जाओगे, एमएलए के मुंह पर कहना चालू कर दोगे, एमपी के मुंह पर कहना चालू कर दोगे, उस दिन स्वतः ही उनको डर लग जाएगा और अपने आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी बोलने चालू कर देंगे। आज तो हमारे जो अपने हैं उनके लिए भी हम रो रहे हैं। अरे वो हमारे अपने अपने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, वो वोट अवश्य लेते हैं। शायद उनको ये डर है कि अगर मैं कहीं बात करूंगा तो दूसरे समाज के लोगों के वोट मेरे टूट जाएंगे। लेकिन उनको होश होना चाहिए कि जो जितनी बड़ी समाज तुम्हारे पीछे होती है, अगर तुम मुखर होकर के प्रजातंत्र के तरीके से बात करोगे, वो आधी रात को समाज तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए राजस्थान विधानसभा के अंदर कई जातियों के ऐसे नेता बैठे जो पार्टियों को एक तरफ रख करके जब समाज का काम पड़ता है तो सबसे पहले जाकर के वहां पर खड़े होते हैं एमएलए और एमपी, और जाकर के भजन लाल को कहते हैं ये काम करना होगा, वरना आज से हम आपके साथ में नहीं बैठ सकते। तुरंत सरकार को काम करना पड़ता है साथियों। लेकिन कहने को बहुत कुछ बातें हैं साथियों। ये सारे काम करने के लिए सबसे पहले हमारे को इस दिमाग की गुलामी बाहर निकालनी पड़ेगी। इस दिमाग की मानसिकता की गुलामी जो है वो अब तक हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है। इसीलिए हमारी संख्या की नफरी भी कम है, क्योंकि उन लोगों को यह डर है कि हम वहां जाएंगे तो लोग हमें देख लेंगे। अरे मूर्खों, 78 साल से तुमने तुम्हारी औलादों को पीछे रख लिया और जो लोग घर से बाहर निकल करके जा रहे हैं उनके लिए भी तुम्हारी ऐसी सोच
भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आप लोगों का दायित्व बनता है इस कार्य को यही आगे बढ़ाना है। और लाल सिंह जी ने जब आपको आगाह किया है, ये जेल भरो आंदोलन तो एक प्रतीकात्मक है। 1 जुलाई का जो जयपुर का आंदोलन है, उस 1 जुलाई के जयपुर के आंदोलन को कम से कम 5-7 लाख की जनसंख्या के अंदर भर दो, आपको बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कर खुदी को इतना बुलंद, घर कुछ मर्तबा चाहे कि खुदा खुद से कहे, बोल तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत बना लो, घरों से बाहर निकलो, औरों को भी बाहर निकालो और इस महायुग के अंदर कूद पड़ो। अरे जब इलेक्शन का समय आएगा, कौन टिकट लेकर के आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बाद की बातें हैं। पहले तो 2-2.5 साल तक हमको लड़ करके ये काम करवाना है और ये काम हो करके रहेगा। क्यों होगा? किसी को भ्रम हो तो दिमाग से निकाल देना। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमारी लोकसभा हमको अधिकार देती है और हमारी लोकसभा से कानून निकल करके कई राज्यों में ये लागू भी हो गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देता है कि ये डीएनटी के मुद्दे को और इनको जो आरक्षण और आपकी जो 11 मांगे हैं, ये कानून सम्मत है, आपका अधिकार है। लोकसभा मानती है, राज्यसभा मानती है, विधानसभाएं मानती है और ये भारत का लोकतंत्र ने तो आपको पहले अधिकार दिया हुआ है। अधिकार अब लेना है और लेने के लिए किसी की नींद उड़ानी पड़ती है। इसलिए भजन लाल जी की नींद उड़ाने के लिए आपको ये काम करना होगा। कहने को तो बहुत कुछ है साथियों, मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोग यहां पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भाई भरत जी सराधना, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे मेरी पृष्ठभूमि, मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा। 18 वर्ष की उम्र से इस समाज सेवा के अंदर लगा रहा। अभी मैंने अपने नौजवान साथियों को आगे कर लिया। वो रिले रेस होती है, उसमें एक दूसरे को पकड़ाना पड़ता है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेहनत करें और हमको लगे कि अब संघर्ष हमारे साथी बराबर करने लग गए हैं, क्योंकि मरना तो तय है। इसलिए कोई ऐसा काम करके जाए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि जग हंसे हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा था, मैं मेरी आधे मिनट में बात पूरी करता हूं। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा था कि मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म के अंदर मरने से पहले कुछ अच्छे कर्म कर जाओ तो हो सकता है आपके पीछे के जो लोग हैं वो कम से कम आपके ऊपर मरे, उस दिन आंसू बहाले, तो समझ लेना ये जीवन जीवन था। वरना तो ठीक है, 2.5-3 वो मिट्टी किलो की थी और वापस उसी में मिलकर के सीताराम बोलिया। संसार में आए, खाए, पिए, हंगा मूता और सीताराम बोल लिए। कोई जीवन काम का नहीं था, कोई याद करने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय डीएनटी समाज, जय दोस्त, बोले शंकर।